अस्सलाम वालेकुम। अलीमा खान पार्टी पर कब्जे के लिए क्या कुछ कर रही हैं, ये अंदरूनी बातें अब बाहर आना शुरू हो गई हैं। पहले तो बानी पीटीआई के हॉस्पिटल मुंतकिली से मुतालिक हैरान कुन मालूमात सामने आई कि हुकूमत बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए रजामंद थी, जिसके लिए 2 डॉक्टर्स के नाम मांगे गए और बानी पीटीआई के कज़न कासिम जमान का नाम तजवीज़ किया गया। हुकूमत की एक ही शर्त थी कि इस मामले पर सियासत नहीं होगी और कारकुनों को हॉस्पिटल बुलाया नहीं जाएगा। अलीमा खान ने दोनों बातों पर वीटो कर दिया और फैमिली डॉक्टर को अडियाला जेल भेजने से साफ इनकार करते हुए कासिम जमान के नाम पर भी इत्तफाक नहीं किया। अलीमा खान कासिम जमान की जगह नौशरवा बरकी के नाम पर इसरार करती रहीं और यूं अलीमा खान की अना और ज़िद की वजह से बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जा सका। अब एक और तहलका खेज अंदरूनी कहानी सामने आई है कि अलीमा खान बानी पीटीआई के भेजे गए पैगामात को भी वीटो कर रही हैं। हुआ कुछ यूं कि मंगल के रोज़ बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात हुई, जिसमें बानी पीटीआई ने पैगाम भिजवाया कि अडियाला जेल आने के बजाय अदालतों में जाएं और जाकर पिटिशन दायर करें कि उनको ज़ाती डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। बानी पीटीआई का पैगाम था कि फैमिली से मुलाकात पर जोर ना दिया जाए, बल्कि सिर्फ डॉक्टर्स से मुलाकात पर इसरार किया जाए। अलीमा खान ने बानी पीटीआई का पैगाम तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि वो कह रहे हैं कि उनकी बहनें उनके लिए आवाज़ उठाएं। बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र ने बानी पीटीआई के पैगाम के ऐन मुताबिक लतीफ़ खोसा को फैमिली के बजाय सिर्फ डॉक्टर्स से मुलाकात की पिटिशन दायर करने का कहा, जिस पर अलीमा खान नाराज़ हो गई और बाहर आकर मीडिया पर बैरिस्टर गौहर, अली जफ़र और लतीफ़ खोसा को पार्टी का गद्दार डिक्लेयर कर दिया। आज ये बात भी सामने आई है कि अलीमा खान बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए भेजे गए बानी पीटीआई के पैगामात पब्लिक करके बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद कराना चाहती हैं। अलीमा खान की मुसलसल डिक्टेशन से अब पार्टी क़यादत भी तंग आ गई है और यही वजह है, जी हाँ यही वजह है कि अब फैसला कर लिया गया है कि अलीमा खान के इल्ज़ामात का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इस सिलसिले में सबसे पहला रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की जानिब से आया, जो कहते हैं कि ये बात इंतहाई मज़ाक़-ए-ख़ेज़ है कि पहले तो पार्टी के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को गद्दार और कॉम्प्रोमाइज़ कहकर उनके हलकों में टगे टोकरी कर दिया जाए, फिर ये उम्मीद भी रखी जाए कि ये लोग कोई तहरीक चलाएंगे और आवाम को बाहर निकालेंगे। नाजरीन, इन सब बातों को जोड़ा जाए तो नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि अलीमा खान जानबूझकर ऐसा मोमेंटम बनने ही नहीं देती कि बानी पीटीआई के लिए कोई कानूनी रिलीफ मिल सके। वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से सारी तवज्जो अंदरूनी लड़ाइयों की तरफ मोड़ देती हैं और डिस्कशन बानी पीटीआई की सेहत या रिहाई से हट जाती है। इस सूरत हाल को ख्वाजा आसिफ ने कुछ यूँ सम अप किया है कि तहरीक इंसाफ में हज़ार इख्तलाफात होने के बावजूद एक चीज़ पर मुकम्मल इत्तफाक है कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकलने नहीं देना। इसी सूरत हाल पर आज अपने शो में सीधी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर सरमद अली हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मेरा साथ दे रहे हैं जी बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कोशिश करेंगे कि PMLN से भी एक ठोस और तवाना आवाज़ जो है हमारे शो का हिस्सा बने। जैसे ही वो हमारे रूबरू होंगे हम उनसे आपको रूबरू करा देंगे। मीनवाइल लेट्स स्टार्ट द शो विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वैसे तो बैरिस्टर साहब बहुत सी बातें करने वाली, मतलब डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी पॉलिटिक्स है, अलीमा खान साहिबा का अपेरेंटली पार्टी को हाईजैक करने का पूरा मामला, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं और इनके बारे में हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इस पूरा हफ्ता खटकती रही एज अ पाकिस्तानी, एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, और जितना मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासत को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो शोहदा हैं उनके जो जनाजे हैं या उनके लवाहिकीन की अफसोस करने की बात हो, तो वहाँ पर हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं या फॉर दैट मैटर खैबर पख्तूनख्वा के कैबिनेट मेंबर्स तक भी नहीं जाते हैं। अब जैसे आज ही का मैं आपको एक वाकया लेटेस्ट वाला कोट कर देती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आए, आपको पता है वो दौरे पर थे, जैसे ही वापस आए वो सीधा मानसेरा पहुँचे। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल फराज शहीद की कब्र पर हाज़िरी दी और फिर शहीद के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत की।
अब वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट कर्नल जो शहज़ादा गुल फराज है उनके शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान भी किया। सादा सा सवाल ये है कि इफ़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ अपेरेंटली वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, वो अपने दौरे भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात बैरूनी मामलात भी देख रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपने शोहदा के घरों पर जा कर के उनकी फैमिली के साथ उनका दुख दर्द भी बांट रहे हैं, ये काम सुहेल आफरीदी साहब क्यों नहीं कर पा रहे? व्हाट इज़ द रीज़न? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बेनिश फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। गुजारिश ये है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के दिल रंजीदा हैं, अफसरदा हैं इस दहशतगर्दी की लहर की वजह से, जो हमारी हलाकतें, जो हमारे शोहदा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हों, प्राइवेट सिटीजन्स हों, हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, इंक्लूडिंग सुहेल खान आफरीदी। सुहेल खान आफरीदी 4.5 करोड़ की आबादी के सूबे के वजीर आला हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी का नासूर इस वक्त सच चढ़ के बोल रहा है, और वो एक ऐसा नासूर है जिसके लिए हम सब नबर्द आजमा हैं कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। पिछले दिनों जो हलाकतें हुई, मुझे याद है कि सुहेल खान आफरीदी वो फ्यूनरल के अंदर भी गए और उन्होंने जाकर वहाँ पे गुरसा के साथ भी इजहार ताज़ियत किया। हमारे कैबिनेट मेंबर्स भी वहाँ पे जाते रहते हैं। हम लोग वहाँ पे फ्रंट लाइनर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ पे दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, और हमारी कोशिश होती है कि हम ना सिर्फ उन शोहदा के जनाजों के अंदर शिरकत करें, बल्कि बाद में भी उनके साथ एक इस तरह का रब्त रखें ताकि उनकी फैमिली के लिए जो कुछ बन पा सके, हम जो है इजहार ताज़ियत कर सके, उनकी ढारस बन सके, वो हम कोशिश करते हैं कि हम बनते चले रहें। लेकिन उसके साथ जिस तरह आपने बात की, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जिसके वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी हैं, वो इस वक्त एक कड़े वक्त से गुजर रही है, इसके अंदर भी कोई शक नहीं। पार्टी के अंदर भी कुछ मामलात हैं और बैरूनी मामलात भी पार्टी के जो चल रहे हैं, जिसके अंदर हमें किसी किस्म की पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जा रही। वफाक के साथ जो हमारा एक शिकवा एनएफसी के हवाले से चला आ रहा है, उसकी रिड्रेसल नहीं हो रही। जो हम लोग बार बार एक बात कर रहे हैं कि हमें दहशतगर्दी के खिलाफ महाज के ऊपर हमें वी शुड बी टेकन ऑन बोर्ड, और हम सिर्फ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं करते, हम अमीर मुकाम साहब के छोटे भाई जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, एएनपी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। हमारे ओके, वी लॉस्ट द टच। सेनेटर साहब, आई वुड लाइक कि आप यहाँ से टेक अप करें। जब तक बैरिस्टर साहब वापस नहीं आ जाते हम उनका पूरा मौक़िफ़ सुनेंगे। आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिस सूबे में दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से बाकी पूरा जो मुल्क है वो इफेक्ट हो रहा है, वो अपने सूबे से कहीं ज़्यादा इस दहशतगर्दी के मामलात को एड्रेस करने से कहीं ज़्यादा, और हमारे जवान, हमारे शहीद, हमारे शोहदा की फैमिलीज़ से मिलने से कहीं ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर वो एम्फसिस दे रहे हैं कि उनको अपनी सियासत कैसे चमकानी है। कुछ अजीब नहीं लगता क्या? अजीब तो मेरे ख्याल में अंडरस्टेटमेंट है, अजीब से भी कुछ ज़्यादा लगता है, क्योंकि देखिए वो ना तो अपनी हुकूमत चलाने के ऊपर कोई तवज्जो दे रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमत चलानी है। गवर्नेंस के इश्यूज आपके सामने हैं जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और ना ही वो इंटरेस्टेड है कि वहाँ पे कोई अमन हो या कुछ हो। उनका तो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, वो ये है कि जाके वो अडियाला जेल के सामने बैठ जाएं और दुहाई देना शुरू कर दें कि जी इमरान खान को रिहा करो, बानी को रिहा करो, ताकि वो उनकी नज़र में रहें और अपनी जो हुकूमत है और जो अपनी वजारत आला है उसको बचा सकें। उनका तो टोटल मकसद यही है, इसके गर्द घूमता है। वो उनको मालूम है कि वो क्वालिफाई नहीं करते चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो उनको इसी किस्म की हरकतें करनी है ताकि अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को वो दवाम दे सकें। अदरवाइज तो ही इज़ अ फेल्ड चीफ मिनिस्टर। ना वो अपने सूबे पे तवज्जो दे रहे हैं, ना कोई गवर्नेंस है उनका। महीने में वो 24 दिन तो बैठे होते हैं इस्लामाबाद में या अडियाला जेल के सामने, तो 6 दिन अगर आपने लगाने हैं सूबे के अंदर तो आप क्या करेंगे। और बहुत हैरानी की बात है, आपने कहा अभी आज दोपहर को भी एक प्रोग्राम में मुझसे एक पीटीआई के दोस्त कह रहे थे कि जी हमारे वज़ीर आला भी गए हैं मुख्तलिफ शोहदा के घरों पे अफसोस करने के लिए, और हमारे वज़रा भी गए हैं, और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये इसका बॉयकॉट करता है और इसको दिखाता नहीं है। मैंने उस पर जवाब दिया कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया एक तो पीटीआई का बॉयकॉट नहीं करता, इसलिए कि करता होता तो ना आप इस प्रोग्राम में बैठे होते, और ना मैंने कहा पीटीवी तो हुकूमती इदारा है, वो भी पीटीआई के नुमाइंदों को बुला के
प्रोग्राम में शामिल करता है। लेकिन सवाल ये है कि चले मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो आपका कंट्रोल है, हुकूमत का कंट्रोल है, सोशल मीडिया के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है ना। वहाँ तो आप लोग चलाते हैं उसको, और बादशाह आपने अपनी मर्जी से उसको चलाना है। तो वहाँ भी मैंने कोई चीज़ नहीं देखी जिसके अंदर मुझे नज़र आया हो कि वज़ीर आला साहब गए हैं किसी शहीद के घर पे पुरसा देने के लिए, या उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए, या कोई वज़ीर या कोई इनका एमपीए किया हो। तो ये तो सब हवाई बातें ये करते हैं। बट फैक्ट इज़ कि ये नहीं इंटरेस्टेड, ना ये शोहदा में इंटरेस्टेड हैं, ना ये पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं। इनका तो दो मकसद हैं। एक तो मकसद इनका ये है कि जी वो जो इनके बानी है उसके गर्द इनकी जो पूरी हुकूमत है, और जो इनका पूरा नैरेटिव है वो उसके गिर्द घूमता है। बैरिस्टर साहब, बात अपनी मुकम्मल भी कर लीजिए। अगर आपने सुना है कि आप ही के कॉलीग, जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सियासतदानों के दोस्त भी सियासतदान होते हैं, उनके कॉलीग, जाहिर सी बात है ये मैटर करता है कि वो क्या सोच रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे थिंक अबाउट यू। एक परसेप्शन आपके एटीट्यूड, आपकी तर्ज सियासत की वजह से ये बन गया है कि आप लोगों को कोई परवाह ही नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी फैमिलीज़ उनकी शहादत के बाद किस हाल में हैं, क्या करना है। कोई बेसिक सिविक सेंस ही नहीं है, बेसिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आप सोच ही नहीं रखते कोई। लेकिन गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि हमें शोहदा के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, और ना ही मतलब ये वक्त का तकाजा है कि हम शोहदा की लाशों के ऊपर सियासत करें। जिस तरह मैंने पहले कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो लोकल्स हैं वहाँ के, और हमारे अपने बच्चे हैं। सुहेल खान अफरीदी हो गया, जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने नुमाइंदे हैं वो सारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं। उनके अपने बच्चे इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर जो है डिप्लॉय हैं, और वो फ्रंट लाइनर पाकिस्तानी बन के अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो पूरी तरह मुहिब वतन है खैबर पख्तूनख्वा की जो 4.5 करोड़ अवाम है, और वो बाकी सारे पाकिस्तानियों की तरह इस वक्त फिक्रमंद है। दूसरी बात रही, देखें पिछले दिनों मैंने जिस तरह पहले कहा, कर्नल साहब के जनाजे के ऊपर सुहेल खान अफरीदी साहब मौजूद थे, पूरी कैबिनेट मौजूद थी। मुख्तलिफ जनाजों के अंदर हम जाते हैं, और ये बात इसमें भी कुछ काफी हद तक ये बात दुरुस्त है कि शायद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तरह की कोई मूवमेंट होती है तो उसको उस तरह पब्लिसिटी नहीं मिलती। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिसके ऊपर हम ये सारी बात करते हैं, लेकिन हम इसको पब्लिसाइज करना भी नहीं चाहते। ये वो चीजें हैं जिसकी हमारे दिल रंजीदा हैं। हम लोग एक दुख की और एक कर्ब की कैफियत के अंदर हैं। हमारा कोशिश है कि हम इधर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और स्ट्रेंथन करें। यहाँ पे जो हमारे मामलात हैं जो सिक्योरिटी के लेकिन हवाले बैरिस्टर से, साहब, प्लीज 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 अलाउ मी टू से, पर ऐसा 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 प्रैक्टिकली आपकी हरकतों सकनात से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जुमलेबाजी से, उनकी सियासत से लग नहीं रहा ना। यही सुहेल अफरीदी है ना जो अभी चंद रोज़ पहले कह रहे थे कि भाई असल लड़ाई पे फोकस करो, अपने सारे इंसाफियन जो यूथ है उनसे जोश खिताबत के अंदर, और बहुत बढ़ चढ़ के उनको कह रहे थे कि जी असल लड़ाई हमारी जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। यही है ना सुहेल अफरीदी साहब। उसके बाद हम देखते हैं कि वजीर आजम साहब अगर जा सकते हैं तो सुहेल अफरीदी, चले सुहेल अफरीदी साहब को भी छोड़े, एक लम्हे के लिए उनको भी छोड़ दें। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के अंदर इतने दर्जनों आपके वजीर हैं, इतने ज्यादा आपके एमपीएस है, कोई एक बता दे जो चला गया हो। देखिए, मैंने जिस तरह पहले अर्ज की कि जब कर्नल साहब शहीद हुए हैं तो जनाजा सुहेल खान अफरीदी और कैबिनेट ने पढ़ा है, मौजूद थे, और ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर चलता रहा। और दूसरी बात ये देखें, जिस तरह मैंने पहले बात की, देखें इस वक्त दो कैप्स हैं सुहेल खान अफरीदी के ऊपर। एक तो वो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, जिस वजह से वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए, हमारे 100 डिफरेंसेस हैं वफाक के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर भी हम इस्लामाबाद आते हैं, आखिर खैबर पख्तूनख्वा का केस लड़ते हैं। आज हमारा 4800 अरब रुपया वफाक ने हमें देना है। अगर वो हमें पैसे मिले तो हम अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, हम और ज्यादा अच्छी पॉलिसीज बना के इनको वहां पे और ज्यादा मजबूत करके, जो हमें आमदन एमिनेशन की जरूरत है, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसको हम बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, ताकि ये हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो प्रोविंस की हैं वो फुल फ्लेज तरीके से आगे चल सके। जैसा कि आपको भी पता है, वफाक ने भी इस बात की तस्दीक की कि कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं हो रहा। ये सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो वहां के जो प्रोविंशियल सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके साथ मिलके फौज करती है। तो खुदा न खास्ता इस तरह की बात नहीं है कि हम कोई
फौज के खिलाफ है। इसके ऊपर तो मेरे लीडर इमरान खान का मौका बड़ा क्लियर है कि ये पाकिस्तान भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, और इनके अंदर जो कैपेबिलिटीज होती हैं, हम आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमें उसका दुख नहीं है? हमारे वो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, किसी के बाप हैं, और वो खैबर पख्तूनख्वा में से है। तो हम इसके ऊपर, हमारा दिल भी रंजीदा है। हम भी चाहते हैं वफाक के साथ मिलके एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की जाए जिस तरह के साने एपीएस के बाद जो है पूरी कौम इकट्ठी हुई, ख्वाजा पाकिस्तान के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना और हमने उसके रिजल्ट्स देखे। आज भी उसी तरह की यकजहती की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ जो वक्त की जो इस वक्त तकाजा है वो ये है कि वफाक इस चीज को भूल जाए कि यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है। वो सुहेल खान अफरीदी के साथ, और ये पिछले दिनों एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर आया, आपने भी देखा कि जिसके अंदर वफाक और सूबों ने मिलके दहशतगर्दी के हवाले से एक लाएबल बनाना शुरू किया। तो मुझे बताएं उसके अंदर कहाँ सुहेल खान अफरीदी पीछे था? चारों इकाइयां और वफाक ने मिलकर एक पॉलिसी बनाई और इंशाल्लाह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और आप देखिएगा आने वाले वक्त के अंदर ये दहशतगर्दी का नसूर पाकिस्तान से खत्म होगा। अजहर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे नहीं पता आपने पीटीआई का कितना मौक़िफ़ सुना है, कितना नहीं सुना, लेकिन शोहदा के जनाज़ों पर नहीं जाया जा रहा है या शोहदा के घरों में अफसोस के लिए नहीं जाया जा रहा फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर, इसका बिल भी वो आप पर फाड़ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी भी वो नून लीग के ऊपर डाल रहे हैं और कुछ इस तरह के जर्नलिस्ट पर डाल रहे हैं जो कि डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हैं। नून लीग के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। अभी इस शो में भी हुआ कि जी कुछ हालात वाक़यात ऐसे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, हमारी कुछ इस तरह के सिचुएशनल तकाज़े हैं कि हम जो हैं क्या करें। सो मुझे बताएं कि ऐसा क्या लाहे अमल, जिसका जिक्र बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, ऐसा क्या लाहे अमल क्राफ्ट किया जा सकता है कि जो विफाक है वो सीएम केपीके और खैबर पख्तूनख्वा सूबे को किस हद तक जाकर के इंगेज करे कि इनकी शिकायतें दूर हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया बिनी साहबा। मैं असल में अपने दोस्तों की बात नहीं सुन पाया, लेकिन जो आपका सवाल है उससे जो मुझे समझ आती है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है और इस वक्त आपके जो अफ़गान बॉर्डर है उस पे पूरी तरह अफ़गानिस्तान जो तालिबान है, बुरी हुकूमत है, उनकी शह पर हमले किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो इस बारे में बार बार उनको कहा है लेकिन उनको असर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ भारत जो है हमारा असली दुश्मन है, जो हमारे साथ पिछले साल एक जंग हार भी चुका है, वो बदला लेने के लिए बेताब है। आप पिछले कल की देखें कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अलायंस, वहाँ पर उनकी तकारीर देखें और उसमें ख़ास तौर पर जिक्र हुआ अफ़गानिस्तान के हवाले से और उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हिस्सा देने की बात हुई। तो इस सारे मामले में देखिए सियासत होती रहेगी। तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तानी जमात है, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के ही अंदर ही रहते हैं, और मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तानी है, पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तानी है। इनकी सियासी झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमने मुल्क के लिए खड़े होना है, मुल्क को बचाना है। मुल्क के लिए हमें जो हमारी पाक फौज कुर्बानियाँ दे रही है, हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस वक्त हमें तमाम जो पार्टी सतह से बुलंद होकर बात करनी होगी। तहरीक इंसाफ का मसला इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में है और उनको इस वक्त जो मामला है, उनकी लीडरशिप जो है वो इस वक्त खुद फैसला नहीं कर पा रही, क्योंकि जो भी इस वक्त मामला हो रहे हैं, आपने देखा है कि पार्टी के अंदर ही बहुत सारे मामला पर तजाद पाया जाता है। अलीमा खान साहबा कुछ और बात कर रही हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जैसे पार्टी के 5 रहनुमाओं का नाम लिया और उनके बारे में तनकीद की। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के जो सूबाई रहनुमा हैं, जो केपीके के लोग हैं, उनको अब खड़े होने की ज़रूरत है और पार्टी तहरीक इंसाफ से अलग होकर खड़े होने की ज़रूरत है। सुहेल अफरीदी साहब मेरे ख्याल है अंडर प्रेशर फिर आ गए हैं। वो गए थे, मेरे ख्याल है एक आध जनाजे पे भी गए हैं। अब फिर उनको ज़रूरत है कि वो अपने सूबे के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये उनके सूबे के लोग शहीद हो रहे हैं, अगर केपीके के अंदर मैयतें आ रही हैं, शोधा आ रहे हैं, तो इस वक्त ज़रूरत आपको पाकिस्तानी बनने की है। और तमाम जमातें पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियत के लिए आप खड़े हों, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हों। और मेरा ख्याल है कि ये इनको समझ आएगी और ये आ भी गई है बहुत सारे लोगों को, लेकिन जो पार्टी की यकसुई नहीं है क़यादत में, उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये इस मामले पे तमाम राइट। लोग जो हैं, उनकी क़यादत है वो एक ज़ुबान हो के इन शोहदा के साथ खड़ी होगी। उन हमारे पाक फ़ौज के जो जवान लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की बका के,
ان के साथ खड़े होंगे। ये जो पीटीआई के जो क्राइसिस हैं जिसका जिक्र आपने भी किया, बैरिस्टर साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ पार्टी के अंदर बहुत से मसाइल हैं, मुझे तो ख्वाजा आसिफ साहब याद आ गए। और इस सूरत हाल को ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ इस तरह से सम अप किया है, मैं कहूँगी गोल्डन वर्ड्स जो उनके हैं, वो कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ में हज़ार इख्तलाफात हो सकते हैं और हज़ार इख्तलाफात होने के बावजूद एक चीज़ है जिसके ऊपर मुकम्मल इत्तफाक करती है पूरी की पूरी पीटीआई, और वो ये चीज़ है कि इन्होंने बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकलने नहीं देना। क्या अलीमा खान और जो दीगर सोशल मीडिया ब्रिगेड है उनकी यही अप्रोच नज़र आती है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेनेटर साहब, आप अग्री करते हैं जो कि समराइज़ किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने? मेरे ख्याल में खालिद साहब ने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि अलीमा खान साहब नहीं चाहती और या फैमिली नहीं चाहती कि खान साहब बाहर निकलें। और देखें, इसके अंदर दो तीन चीज़ों को हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में बांग्लादेश के हवाले से कहा जाता था बैटल ऑफ द बेगम्स, तो यहाँ पे भी जो चल रहा है ना, यहाँ पे भी बैटल ऑफ द बेगम्स चल रहा है। एक तरफ बुशरा बेगम है, दूसरी तरफ अलीमा बेगम है। तो ये इनके आपस के ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के आपस के झगड़े हैं, और इस झगड़े के अंदर खान साहब भी अंदर रहेंगे जब तक ये झगड़े चलते रहेंगे, और ये इसी तरीके से करते रहेंगे। पार्टी में जिस किस्म के इख्तलाफात हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। कल जिस तरीके से अलीमा खान साहब ने पार्टी के सीनियर मेंबर्स के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, मिस्टर गौर साहब के बारे में, अली जफर साहब के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की, कल यही बात वो अल्लामा नासिर अब्बास के बारे में कह रही होंगी और महमूद खान अशरफ के हवाले से कह रही होंगी। जो थोड़ी बहुत ही एक यूनिटी पैदा करने की अपोजिशन में कोशिश की गई है, वो भी उसका भी बड़ा गलत कर दिया जाएगा। ये नहीं, एक तो इनको सियासत की अलग बे नहीं पता कि होती क्या है, दूसरा ये चाहते नहीं है, क्योंकि इस वक्त इनका ख्याल है कि इनकी सियासत जो है चल रही है, ये अपने आप को बनाना चाहती हैं। ये भी इमरान खान का अपने आप को जानशीन बनाना चाहती हैं और समझती हैं, इसी तरीके से जो बुशरा बीबी भी अपने आप को जानशीन समझती हैं। तो ये इन दोनों ग्रोहों की आपस की लड़ाई है, जिसके अंदर जानशीनी की लड़ाई में इनके बानी भी मारे जा रहे हैं और पार्टी का भी बड़ा गलत हो रहा है। आज जैसे आपके इनके पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम ने कहा कि जी अगर आप हमें गालियां देंगे और हमें आप इस तरीके से जलील करेंगे, तो आप तो हमें अपने हल्के में जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, और हम फिर क्या करेंगे? हम अपने हल्के में जा सकेंगे ना फिर आपकी कोई मदद कर सकेंगे, तो कौन सी हम तहरीक चलाएंगे? तो इनको सोचना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आई थिंक देयर इज, लेकिन असल मसला तो देखें, सोचते, फिर मैं एक और बात करूंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सोचता तो वो है जो कोई पार्टी होती है, ये तो पार्टी नहीं है। पीटीआई इज अ मॉब, और मॉब की जो मेंटालिटी होती है वो ये हर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, एक दूसरे की पिटाई कर रहा है, तो और एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहा है, और एक कोई लेफ्ट पे जा रहा है, कोई राइट पे जा रहा है, तो इस तरीके से मॉब जो है कोई मेंटालिटी खींचती है। एग्जैक्टली यही पीटीआई है। पीटीआई इज नॉट अ पार्टी, इट इज अ मॉब। तो मॉब में जो चीज़ें होती हैं यहाँ भी होंगी, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा, बिकॉज the family does not want the founder of the party to come out. ये चाहते हैं कि जेल में रहे, क्योंकि जब तक वो जेल में है तो इनके नंबर बन रहे हैं, इनकी कोई थोड़ी बहुत ही बात सुन रहा है। जब बाहर निकल जाएंगे तो इनकी कौन सुनेगा? ना तो कोई इनकी सुनेगा, ना बैरिस्टर गौहर की सुनेगा, खत्म हो जाएगी बात। नहीं, बाहर निकल आएंगे कौन सुनेगा? वो बानी की जेल में रहते हुए नहीं सुन रहे, बानी साहब कुछ और फरमा रहे होते हैं, आगे जाके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ और हो रही होती है। बात करेंगे, रिएक्शन लेंगे पीटीआई का इस पूरे एनालिसिस के ऊपर भी, ख्वाजा आसिफ साहब के भी इस समराइज्ड पॉलिटिकल बयान के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आप लोग को। असद जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर सरमद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो दे रहे हैं। बैरिस्टर साहब, मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, आप आई एम श्योर के रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, दोनों साहिबान को ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आगाज़ आप यहाँ से कीजिए। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के ऊपर पता नहीं आपने क्या बोलना है, अपना कैथार्सिस करना है, नहीं करना, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन सर, जो शेख वकास अकरम है वो तो आपके अपने हैं ना, मतलब मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जिस तरीके से मैंने उनको कोट किया अपने इब्तिदाइये में, सेनेटर साहब ने उनको कोट किया, आपकी विद इन योर पार्टीज़ आवाज़ें आ रही हैं कि भाई हमारी तो आप लोगों ने कुछ इज्जत नहीं छोड़ी, और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि अपने हल्के से बंदे निकाल के लाओ। ऐसे कैसे निकालेंगे वो बंदे? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब की जहां तक बात है तो उनके जी
ان के अकवाली ज़र्रे तो बहुत सारे और भी मशहूर हैं, और उन्हीं की एक वजीर हनीफ अब्बासी साहब ने कहा था कि अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है इस तरह की बातें करने का तो आप अपोजिशन में जाकर बैठे हैं और इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सोशल मीडिया में रहे। तो ये पूरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है ये इमरान खान को डिस्कस करती है, इमरान खान के पार्टी के मसाइल को डिस्कस करती है, एक एक फर्द के लेकिन बैरिस्टर जो है साहब वो आप भी तो पूरा मसाला फराहम करते हैं ना, आपने पूरी मैरिनेशन करके रखी हुई है अपनी सियासत को, ठीक है, और बस सिर्फ उसको जो है ना वो तलना बाकी रह जाता। आप भी भरपूर तरीके से जो है उनको मसाला प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपकी ऑपोजिशन है, वो तो मौके पे चौका मारेगी। आप जब उनको पूरा मसाला देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो भी somebody like ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो छोड़ेंगे? इतना सा आप मौका देंगे वो तो बात करेंगे। मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए ना। जी जी करें सर, जरूर गुजारिश करें। ये है कि ये इनकी आदत है ये मीडिया के अंदर। मुझे एक बात बताएं कि शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कोई एक टॉक शो बताएं जिसके अंदर इमरान खान डिस्कस नहीं होता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्कस नहीं होती। ये जो जमातें हैं, आपको याद होगा जब ये ऑपोजिशन के अंदर थी तो ये 15-15, 20-20 नुमाइंदों की जमातें थी असेंबलीज या पार्लियामान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जो अभी तक इंटैक्ट है और एक सूबे के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत में है, बाकी सूबों के अंदर ऑपोजिशन कर रही है। और इस नामसाद हालात के अंदर ये लोग खड़े हैं जहाँ पे न चादर और चार दीवारी की तकद्दुस का कोई जो है यहाँ पे सवाल है, ना यहाँ पे जो है कोई आइन और कानून की बालादस्ती है, ना अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, लेकिन पार्टी इंटैक्ट है। हाँ बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, पार्टी के अंदर मसाइल हैं जिस आप बार बार बात कर रही हैं आपा अलीमा की, तो वो हम पे तनकीद करती है और उनकी तनकीद बिल्कुल जो है वो बजा है और उसको हम लेते हैं अपनी करेक्शन के लिए। वो बिल्कुल जिस तरह पहले जो फरमाया गया कि वो सियासी नहीं है, इसलिए जो सियासी एक्टिविटीज बहुत सारी होती है उनसे उनकी सही तरह कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही होती। अदरवाइज जब उनको सारे मामलात का पता हो, अगर वो सियासी तौर पे एक्टिव हों पार्टी के अंदर, तो फिर वो शायद इस तरह की बातें ना करें, लेकिन हम उनको तनकीद को मुझे नहीं पता कि आपने सिचुएशन को गेज किया है कि नहीं किया, या फिर आपके पास कोई लॉजिकल ठोस जवाब नहीं है, मुझे नहीं पता। आप कह रहे हैं कि अलीमा खानम साहिबा जो भी पार्टी के ऊपर राय रखती हैं या आप उससे एक पॉजिटिव वो एक क्रिटिसिज्म है और आप लोग उससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। मेरे ख्याल से आप अकेले ही सीखते होंगे क्योंकि शेख वकास अकरम साहब तो सीखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वकास अकरम साहब जो हैं वो बरमला ये कह रहे हैं कि भाई हमारी हलकों के अंदर हमारी इज्जत टगे टोकरी कर दी गई है, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और फिर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जी आप बंदे निकालें, वो कहते हैं कि जी हमें ये साबित करके यूँ पोर्ट्रे किया जाता है जैसे कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आप उनके साथ हैं कि आप अलीमा खान साहिबा के साथ हैं? देखिए गुजारिश ये है, मैं दोनों जो है अपनी जगह पे ठीक है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि थोड़ी मिसकम्युनिकेशन है पार्टी दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं सर? एक तो गलत होगा, ये मैंने पहली दफा बात सुनी है कि दोनों ठीक हैं। या तो वकास अकरम साहब ठीक हैं या फिर अलीमा खान साहिबा ठीक हैं। मुझे मुकम्मल करने देना जी। वकास अकरम साहब जो है पॉलिटिकल पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पे। अलीमा खान साहिबा के पास नहीं है कोई इस तरह का ओहदा, वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है अपने भाई की सेहत को लेकर, इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। देखिए अब फिर बात वही आ गई। मतलब मुझे तो बैरिस्टर साहब यूँ लग रहा है कि आप कोई अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग वाली तकरीर कर रहे हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर अलीमा खान साहिबा को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो अलीमा खान साहिबा तो आपके बानी की जो अहकामात है उन पर अमल ही नहीं कर रही। बानी ने तो सीधा सीधा आपके बोला है। सर मैं आपको बता रही हूँ, बावसूख जरा ऐसे बता रही हूँ कि बानी ने सीधा सीधा बोला है कि भाई ये खानदानी मुलाकातें हों, ये वो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना किया जाए। लेकिन अलीमा साहिबा तो बार बार आके ये कह रही है हमारी मुलाकातें नहीं हो रही, बहनों से मुलाकातें नहीं हो रही, मुलाकातें कराएं, फैमिली से मुलाकातें कराएं। वो तो आपके बानी के ऑर्डर्स को वीटो कर रही हैं। डोंट यू नो दैट? यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट? मैंने बात का आगाज ही इस तरह किया था कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर मसाइल हैं और उन मसाइल को हम लोग बैठ के हल करते हैं। लेकिन सिर्फ मैं और आसान कर देती हूँ। ओके, आई विल नॉट पुट यू इन द हॉट स्पॉट, और आसान कर देती हूँ। पार्टी में इख्तलाफात और मसाइल किसकी वजह से? आप जवाब देंगे या फिर मैं आपको अजहर जावेद साहब से जवाब दे दूं? यू हैव एन आंसर टू दिस कि किसकी वजह से मसाइल है पार्टी में? मैं बताता हूँ किसकी वजह से मसाइल हैं। मसाइल हैं पार्टी के इस वजह से कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है।
اس ملک کے اندر جیل مینول کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس اللہ ملک کے اندر استغفر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا. اس ملک کے اندر عمران خان کے کیسز کو نہیں لگایا جا رہا, جس کی وجہ سے ان کی بہنیں جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہیں, اور پارٹی جو ہے وہ 100 کوشش کرنے کے باوجود ان مسائل کو حل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہی. ہم اسٹریٹ موومنٹ بھی چلا رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ ریکنسیلیشن والی سائڈ پہ بھی بات کرتے ہیں, ہم لوگوں نے محمود خان نجف صاحب کو بھی اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے, لیکن یہ حکومت ایک جس کے ساتھ نہ تو آئین اور قانون اے بھی حکومت پا دائرے دیتا کے اندر رہ کر اوکے اے بات بھی ہو پا حکومت رہی پا ہے. دیتا. چلے جی یہ بھی حکومت پہ ڈال دیا. چلے آ گیا موقف آ گیا. اظہر جاوید صاحب, یہ بس حکومت کی ساری غلطیاں ہیں. حکومت ہے جو پی ٹی آئی کو صحیح نہیں چلا رہی. ان کا انقلاب جو ہے یہ حکومت نے روکا ہوا ہے. پی ٹی آئی کا کیا کر رہی ہے بھائی یہ حکومت؟ دیکھیں بینی صاحب, بیرسٹر صاحب کو آپ مشکل صورتحال میں نہ ڈالیں. انہوں نے دونوں طرف جواب دینا ہوتا ہے. علیمہ خان صاحبہ بھائی بہن ہے عمران خان صاحب کی, اور دوسری طرف پارٹی ہے. دیکھیں ایک چیز ماننی پڑے گی, سیاسی جماعتوں میں مسائل ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت جو سنگین مسائل طریقے انصاف کو درپیش ہیں وہ آج تک کسی دوسری جماعت کو نہیں ہوئے. ایک طرف بہنیں ہیں جو ایک اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں, دوسری طرف جو پارٹی ہے اس کے ساتھ جو مجھے ایک بات بتائیں, کل آپ نے وہ 50 سیکنڈ کا کلپ سنا ہے جس میں علیمہ خان صاحبہ نے 5 سینئر تھی رہنما جو تمام مشکلات کے باوجود آج تک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ جو کیا ہے. اگر شریف آدمی ایک بیرسٹر گوہر ان جیسا شریف آدمی شاید ہی سیاست میں ہو, ان کا جو نام لیا حامد علی خان صاحب کتنے محترم ہیں, اتنا ان کا لانگ سٹینڈنگ کیریئر ہے, ایک اہم رہنما ہے, قانون دان ہے, ان کے ساتھ جو کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں علی ظفر صاحب کی بھی ایک سٹینڈنگ ہے. پھر وہ جو ان کے اسلام آباد کے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کی پتہ ہونا چاہیے کہاں پہ. بیرسٹر صاحب نے خود مان لیا کہ علیمہ خان صاحبہ سیاسی نہیں ہے اور سیاسی بات نہیں کرتی, لیکن یہ حق کسی نے کسی کو نہیں دیا, چاہے وہ کسی کی بہن ہے کسی کا بھائی ہے, کہ آ کے پارٹی رہنماؤں کو اس طرح آ کے ان کو مخاطب کرے. تحریک انصاف ابھی خود انہوں نے کہا کہ ہم حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تحریک انصاف اس وقت ناکام ہو چکی ہے اسٹریٹ موومنٹ میں. انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی. جاوید صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس حکومت کی وجہ سے نا, اس حکومت کی وجہ سے. حکومت کو تو کسی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے اپنے آپسی اختلافات جو اب باتیں سامنے آئی ہیں, حکومت تو عمران خان صاحب کو 10 دن کے لیے ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے تیار تھی. تمام چیزیں تقریباً تمام معاملات طے پا چکے تھے. ان کو ریلیف ملنے جا رہا تھا, ان کو علاج ہونے جا رہا تھا, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے ویٹو کر دیا, انہوں نے نہیں ہونے دیا. پھر آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بتا دیا کہ کانفرنس کال پہ کون تھا, سہیل آفریدی صاحب تھے. اس وقت پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں وہ زیادہ پرابلم ہے. ان کو پہلے اپنے پارٹی کے معاملات حل کرنے چاہیے, یا تو پارٹی اٹھا کے علیمہ خان صاحبہ کو دے دیں کہ وہ تمام فیصلے کیا کرے, یا پھر جو آپ لکھ لیجئے ایک بات, 1 مہینے بعد یہی محمود خان اچکزئی ہوں گے, یہی علامہ راجن ناصر عباس صاحب ہوں گے جو اپنی عزت بچا رہے ہوں گے. یہ سوشل میڈیا کے پریشر کے اندر آ کے جو معاملات پارٹی لیڈرز کے ساتھ روا کیے جاتے ہیں, جو ابھی کل سے یا پرسوں سے بیشنگ ہو رہی ہے ان 5 رہنماؤں کی, وہ اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. جو وقاص صاحب ہیں انہوں نے بالکل صحیح کہا, ان کی اپنی سٹینڈنگ خراب ہو گئی ہے, پہلے ہی لوگ نہیں نکل رہے. تو آپ اپنے ہی رہنماؤں کو اس آکورڈ پوزیشن میں لا کے اب کیسے آگے بات کریں گے؟ کس طرح آپ عمران خان صاحب کو ریلیف جو ہے وہ میڈیکل کا علاج, جو ان کا علاج ہے اس کے لیے بات کریں گے؟ بات کرنے کے لیے آپ کو کچھ سیریس رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا اچھا رول پلے کیا آج تک. اپنے حامد خان صاحب دیکھ لیں, دوسرے جو لوگ ہیں, سہیل آفریدی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن اس میں بھی انہوں نے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت سب اچھا نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر. اور عمران خان صاحب کی رہائی, یا ان کی رہائی تو بہت بات کی بات ہے, ابھی تو اس کا کوئی چکر نہیں ہے, لیکن جو ان کو علاج ملنا ہے, جو ایک ابھی الزام لگا دیا گیا ان کی ایک بہن کی طرف سے کہ زہر دیا جا رہا ہے, ایک کوئی بات کر رہا ہے, پارٹی کوئی بات کر رہی ہے, بہنیں کوئی بات کر رہی ہے. بات وہی ہے کہ عمران خان صاحب, آپ کی جو اطلاع ہے, میری بھی ایک اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو تمام معاملات ہیں جیل کے اندر سے بشرا بی بی ڈیل کر رہی ہیں, ان کی ملاقات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور عمران خان صاحب ان سے ہی ملنا چاہتے ہیں. بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں.
تو اس طرح عمران خان صاحب اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ وہ ملے تمام اچھا، اس معاملات سب کے کے ساتھ. پوائنٹ آ گیا سر. اس سب کے بیچ میں نا ایک اور اہم خبر ہے، میں چاہوں گی کہ سینیٹر صاحب جو ہیں ان سے آغاز کریں، کیونکہ یہ بھی بڑے ویل کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اندر کی خبریں، بیک ڈور کی خبریں، فرنٹ ڈور کی خبریں، ہر طرح کی خبریں جو ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر آئی ہے اس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے خلاف جو اپیلز ہیں ان پر اعتراضات دور کر دیے ہیں. اور جی جو ڈیٹ آئی ہے وہ ہے جی 11 مارچ کو جو ہے سزائے معطلی کی جو درخواستیں ہیں وہ مقرر کرنے کا حکم دے دیا گیا. اب اس خبر سے پی ٹی آئی کے بینچز میں ایک تھوڑا سا سائے آف ریلیف بھی ہے کہ 11 مارچ کو کیا پتہ لائک کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تحریک انصاف کی جو امید ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جلد باہر آ سکتے ہیں. سینٹر صاحب، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، ڈو یو تھنک سو کہ دیر از اینی گڈ نیوز فار پاکستان تحریک انصاف؟ اگر وہ جی اس کو گڈ نیوز سمجھ رہے ہیں کہ 11 مارچ کو ان کی جو درخواستیں ہیں وہ ہیئرنگ کے لیے لگا دی گئی ہیں، تو پھر ان کو مبارک ہو. اس قسم کی گڈ نیوز میرے خیال میں یہ اتنے عادی ہو گئے ہیں اس قسم کی چیزوں کے کہ تھوڑی سی بھی کوئی چیز آتی ہے نا اس کو یہ گڈ نیوز سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کچھ ہونے والا ہے. جو وہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، لیکن کیس اتنا مضبوط ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہوگی. لیٹس سی واٹ ایکچولی ہیپنس. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ ہیپننگ دیئر. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا ہے. انہوں نے جو اس کے اندر سکم تھے ان کی اس درخواستوں میں، وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے باوجود یہ سن لیں گے، اور 11 مارچ کی تاریخ دے دی گئی ہے. آئی تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. دوسری طرف عزیز صاحب، سوشل میڈیا کا جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. پورا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے پیچھے پڑ گیا جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، اور ان کے خلاف بقول عظمہ بخاری صاحبہ کے جہاز کی آڑ میں مریم نواز صاحبہ کے خلاف پی ٹی آئی ایک گھٹیا مہم چلا رہی ہے. ڈو دے نو دا ریپرکاشنز؟ پنجاب گورنمنٹ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. ان کی جو پرفارمنس ہے، ظاہری بات ہے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ پہ تنقید ہوتی ہے. اب اس معاملے میں تنقید کریں، تنقید اپوزیشن کا حق ہے، لیکن بلو دی بیلٹ جا کے جو معاملات کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس کو جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی، میرا خیال ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ بیرسٹر گاہر صاحب اسے اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے، علیمہ خان صاحب اسے اون کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، لیکن یہ ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے آج مریم نواز شریف صاحبہ پھر کسی تقریب سے تو بڑے کانفیڈنٹلی وہ اپنا کام کر رہی تھی. اب جہاز کا جو معاملہ ہے وہ پنجاب حکومت زیادہ بہتر اس کا جواب دے سکتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کی آڑ میں کسی کی ذات کو، کسی کو اس طرح بلو دی بیلٹ نشانہ بنانا بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ معاملات کو دیکھیں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کل جو زیک گولڈ سمتھ ہیں، جو گولڈ سمتھ فیملی جی کے اہم رکن ہیں، عمران خان صاحب کے سابق برادر نسبتی ہیں، ان کے بیٹوں کے وہ ماموں ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پاکستان کی ایڈ بند کرنے کی بات کی. ہاں. مطلب یہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جو برطانیہ کی امداد آتی ہے انہوں نے کہا کہ برطانیہ اس پہ نظر ثانی نہیں کرے، لیکن جو منسٹر تھی اس نے ہاؤس آف لارڈز میں جواب دیا کہ نہیں، ہم نہیں کریں گے. پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ایسے ہیں کہ وہ تھرائیونگ ہیں. اس کے بعد پاکستان کے ساتھ معاملات ہمارے سیکورٹی کے بھی ہیں، کوآپریشن بھی ہے. تو مطلب اس سے زیادہ آپ کیا گر سکتے ہیں نیچے کہ آپ ایک شخص کی رہائی کے بدلے پورے پاکستان کے لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ آپ پورے پاکستان کے لوگوں کو اس طرح کے جو اقدامات سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو مطلب خدا کا خوف کریں. اب جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر امریکہ ہاں میں جی. بھی یہ صورتحال ہے سوشل میڈیا کی. تحریک انصاف کے لوگوں کو اب جو بیرسٹر گوہر ہیں، علامہ ناصر عباس ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، میرے خیال ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے، انہیں بات کرنے دینا چاہیے. اور سب سے بڑی ترجیح عمران خان صاحب کی صحت ہونی چاہیے. صحت ہے تو سب کچھ ہو جائے گا. آپ صحت پہ خود فکر مند ہیں اور خود کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی آنکھ سوج گئی ہے، یہ ہو گیا، لیکن آپ علاج کے لیے ان کو ہاسپٹل نہیں جانے دے رہے جی کہ ہم میں سے کوئی ساتھ جائے. سیاست کھیلنی ہے، سیاست نہیں کھیلنی چاہیے. صحت پہ عمران خان صاحب کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، گو کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کی رپورٹس ٹھیک ہیں، تمام معاملات بہتر ہو رہے ہیں، جو آنکھ کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود صحت پہ سیاست کی جا رہی ہے. اور اس طرح جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا انہیں جو یہ بیک لیش ہوا ہے، لوگوں کی بڑی تعداد نے اس کا برا منایا ہے. اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے بھی
जो उनका एक कोई सुलझा हुआ तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इससे खुश नहीं है कि आप किसी की ज़ात को निशाना बनाते हैं। एनीवेज जी, नो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान साफ। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।